हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद नोट्स। क्विक रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन आई स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा हमारा पार्ट्स होता है ह्यूमन आई का। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस ये हमारी जो आँख में लेंस होता है उसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक्वस ह्यूमर, ठीक है, ये होता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। आइरिस जो है हमारा ब्लैक कलर का जो डायाफ्रेगम है, काले कलर का जो भाग है आपकी आँख में, उसको बोलते हैं हम आइरिस। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, छोटा होल होता है जिसको हम पिपल बोलते हैं। इमेज हमारी बनती है रेटिना पे, ठीक है। सिलेरी मसल्स का काम होता है इस क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। देखिए हम दूर की चीज़ें भी देखते हैं, हम पास की चीज़ें भी देखते हैं। तो हमारी फोकल लेंथ जब तक एडजस्ट नहीं होगी तब तक हम इसको पास और दूर की चीज़ को नहीं देख पाएंगे, ठीक है, क्लियरली, ठीक है। ये जो हमारी आई होती है ह्यूमन आई, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और ये जो ऑप्टिक नर्व वाला पार्ट है, यहाँ से जो भी सिग्नल है वो ब्रेन तक जाता है आँख के थ्रू, ठीक है, जिससे जो आँख में इमेज बनती है उसको डिटेक्शन भी तो करना है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। ह्यूमन आई इज़ द सेंस ऑर्गन। ये क्या है? सेंस ऑर्गन। जैसे स्किन एक सेंस ऑर्गन है वैसे ही ह्यूमन आई भी एक सेंस ऑर्गन है। ये हमारे स्कल में आई सॉकेट में होता है, ठीक है। इसका डायमीटर अगर नॉर्मल देखें तो हम 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये स्फेरिकल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम कॉर्निया की बात करें तो जो अपर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। इट इज़ द मोस्ट आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट और इट प्रोवाइड्स द मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन। ज़्यादातर जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो कॉर्निया के थ्रू ही हो जाता है। फिर क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है? लेंस का भी काम आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसका भी काम लाइट को बेंड करना ही होता है, ठीक है। इट कंपोज्ड ऑफ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल। ये किसका बना होता है? जेली लाइक मटेरियल का, ग्लास का नहीं होता। द फोकस्ड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ये जो इमेज है वो कहाँ बनाता है? रेटिना पे बनाता है, ठीक है। कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। आइरिस क्या होता है? ब्लैक कलर का जो आपके वाइट के ऊपर जो ब्लैक कलर का भाग है उसको डायफ्रेगम आइरिस बोलते हैं। ये पीपल के साइज को कंट्रोल करता है। पीपल एक्चुअली एक होल होता है जिससे अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करती है आँख के अंदर, ठीक है। तो पीपल एक विंडो है जिसके थ्रू लाइट जो है वो अंदर एंटर करती है। और अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर कर रही है ये पीपल के साइज पर निर्भर करता है। अगर पीपल का साइज बड़ा है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी, अगर पीपल का साइज छोटा है तो कम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी। तो आपने देखा होगा डार्क रूम में जब हम जाते हैं तो पीपल का साइज पहले तो बड़ा होता है क्योंकि हम उजाले से आए हैं, ठीक है। पीपल का साइज छोटा होता है क्योंकि हम उजाले से आए हैं। लेकिन जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं तो पीपल का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर अमाउंट ऑफ लाइट प्रॉपर मात्रा में हमारी आँख पे जाती है और हमें चीज़ें विजिबल होने लगती हैं, ठीक है। इस तरह से पीपल का साइज कंट्रोल करता है आइरिस, ठीक है। रेटिना, रेटिना एक क्या होता है? सेंसिटिव सेल्स होते हैं इसमें न्यूमरस जो इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। फार पॉइंट और नियर पॉइंट। तो देखो फार पॉइंट हमारी आँख का होता है इन्फिनिटी, ठीक है, और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। तो हमारी आँख 25 से लेके इन्फाइनाइट तक देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फार पॉइंट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन सी। तो एडल्ट आई की जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। नियर पॉइंट मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो देखिए सिलेरी मसल्स क्या कर रही थी? सिलेरी मसल्स का काम था हमारी आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ठीक है। अब ये काम कौन करता है? सिलेरी मसल्स, ठीक है। और ये हमारी आंख में ऑटोमेटिक होता है, हम लोग थोड़ी ना करते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन भी बोलते हैं इसको। सिलेरी मसल्स हमारी आँख की जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। इसी एबिलिटी, आँख की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए हम जब दूर की चीज़ें देखते हैं तो हमारी आँखों की जो सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स कर देती है हमारी लेंस को, और जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है? इंक्रीज़ कर जाती है इस केस में, ठीक है।
फोकल लेंथ डिक्रीजेज, जब हम पास की चीज़ें देखते हैं तो हमारा लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे हमारा लेंस है वो थिक हो जाता है। जैसे फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। भाई थिक होगा तो ज़्यादा लाइट को ट्रैवल करना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ डिफेक्ट हैं जिनका इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं मायोपिया। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब पास की नज़र तो ठीक है लेकिन दूर की नज़र कमज़ोर है, यानी दूर की चीज़ें हमें विजिबल नहीं होती हैं। तो देखिए, अब मायोपिया या पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली या क्लियरली। दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं, पास के ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, तो जब इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, पहले बन जाएगी, तो ब्लर दिखाई देगा हमें इमेज। ठीक है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है कॉज? एक तो एक्सेस आई कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ठीक है, कर्वेचर बढ़ जाए, ठीक है, इस तरह का हो जाए लेंस, कर्वेचर बढ़ जाए। भाई लेंस पतला है और लेकिन इसका कर्वेचर बढ़ जाए तो लाइट क्या होगी, जैसी लाइट आएगी पहली कन्वर्ट हो जाएगी रेटिना से। ठीक है, कर्वेचर बढ़ना पहला। दूसरा एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अगर आई बॉल का साइज बढ़ जाए, ठीक है, मान लीजिए ये साइज हो जाए, बड़ा हो जाए, तो लेंस को तो पता है कि रेटिना यहाँ पे है, लेकिन रेटिना तो बड़ी हो गई है, पीछे चली खिसक गई है, तो लेंस क्या करेगा, हमेशा इमेज कहाँ बनाएगा, रेटिना पे, पहले वाली रेटिना पे। लेकिन उसको थोड़ी ना पता है कि आई बॉल का साइज़ बढ़ गया है, इसीलिए इमेज आगे बन जाती है। ठीक है, तो ये दो कारण हैं, ये दो कारण नोट कर लीजिएगा, एक्सेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर कन्वर्ज हो रही है लाइट पहले ही तो उसको डाइवर्ज करना है हमें, तो डाइवर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉनकेव होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो मायोपिया आया है इसमें इमेज जो है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है हमारा फार पॉइंट आगे आ गया है, यानी जो इन्फिनिटी था फार पॉइंट, अब वो इन्फिनिटी नहीं रहा, इन्फिनिटी से खिसक गया है, देखिए पास में आ गया है। ठीक है, यहाँ कहीं आ गया ये। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है वो तो हमारी आंखों पे सही इमेज फॉर्म कर रही है, लेकिन पीछे से आने वाली लाइट इमेज फॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, तो इसके लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट भी कहाँ कन्वर्ज होगी, हमारे रेटिना पे कन्वर्ज होगी। तो सिंपल सा है, रेटिना से पहले इमेज बनाओ, फार पॉइंट को आगे खिसका दो और कॉनकेव लेंस लगा दो, यही इसका डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उल्टा है मायोपिया का। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट तो दिखती हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है क्लियरली। ठीक है, इसमें नियर पॉइंट पीछे चला जाता है। अब नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर था, अगर मान लीजिए नियर पॉइंट हमारा 50 सेंटीमीटर हो जाए तो हमें 50 सेंटीमीटर की दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, जैसे 25 सेंटीमीटर की दूर की चीज़ें नहीं दिखती हमें। ऐसे ही अगर नियर पॉइंट खिसक जाए, पीछे हो जाए, ठीक है, तो नियर पॉइंट पीछे हो जाएगा, इसका मतलब ये 25 सेंटीमीटर नहीं रहा हमारा नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट हमारा कितना है, 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक देख सकते हैं हम। ठीक है, इसी को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब ये कॉज क्या है इसका, एक तो फोकल लेंथ का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, टू लॉन्ग, जब ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो रेटिना के पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, तो ब्लर हो जाएंगी चीज़ें। और आई बॉल का साइज छोटा हो जाना, जैसे आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है तो रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। और अगर आई बॉल का साइज छोटा हो जाए, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, अब पीछे बनेगी, उसको तो यही पता है ना कि रेटिना पीछे है। ठीक है, इस तरह। और इसको कॉज इसकी कॉज डिस्कस कर लिए, अब बात करते हैं इसके करेक्शन की। तो इसमें होता है कॉन्वेक्स लेंस यूज। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेटिना के पहले पीछे इमेज बनी है। अब पीछे इमेज बनी है, इसका मतलब उसको कन्वर्ज करके कहाँ तक लाना है, हमें रेटिना तक लाना है। तो रेटिना तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको और कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कन्वर्जिंग मिरर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि जो नियर पॉइंट है हमारा वो पीछे खिसक गया, यहाँ आ गया है एंड डैश पे। ठीक है, तो यहाँ से आने वाली लाइट तो सही आ रही है, लेकिन यहाँ से आने वाली लाइट जो है वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज कर रही है। अब इसको पास में लाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। तो देखिए, अगर पावर ऑफ अकोमोडेशन आपकी गड़बड़ हो जाए, पावर ऑफ अकोमोडेशन गड़बड़ होने का मतलब क्या है, सिलियरी मसल्स आपका काम करना कम कर दें। ठीक है, तो जब सिलियरी मसल्स काम करना बंद कर देंगी तो होगा क्या, सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, और रिलैक्स हो जाएंगी तो इसका मतलब जो आपका लेंस है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, यानी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अब फोकल लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी
तो उस केस में आपकी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनेगी। तो एक तरह का ये हाइपरमेट्रोपिया भी है, ठीक है। इसीलिए इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, क्योंकि इसका कॉज अलग है। इसका कॉज है सिलियरी मसल्स का वीकन होना, ठीक है। सिलियरी मसल्स वीकन हो जाती हैं और जो आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसका कारण अलग है, इसीलिए इसको हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं और इसका नामकरण प्रेसबायोपिया के नाम से कर दिया गया है, ठीक है। सेम है बिल्कुल, जैसे आप करेक्शन हाइपरमेट्रोपिया का करते हैं वैसे ही इसका भी करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ आई इन फ्रंट ऑफ फेस, इट गिव्स अ वाइड व्यू, इट एनहेंस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट एंड इन प्रोवाइड 3 डायमेंशनल व्यू। एडवांटेज है इन फ्रंट ऑफ आई के फेस के, ठीक है। ये चलिए अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। तो देखिए ये जो एंगल है ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट लेटरल फेसेस, ये लेटरल फेसेस हैं सरफेसेस, इनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ए, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, इट इज़ अ प्रिमेडिकल, ये इस तरह का कुछ, ये देखिए बनाना सीख लीजिए, इस तरह का कुछ होता है प्रिज्म, ऐसे 3D शेप। इसमें 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ये ट्रायंगुलर और ये 3 रेक्टेंगुलर होते हैं, 1 और ये 2 और ये आपका 3, ये 3 रेक्टेंगुलर बेसेस, 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं। तो ये वाला एंगल जो कहलाएगा वो एंगल ए कहलाता है, ठीक है। 2 लेटरल सरफेसेस के बीच का एंगल, ठीक है। अब इसका रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बड़ा आसान है। तो देखिए यहाँ से जब लाइट जाएगी तो देखिए बाहर एयर है और अंदर है ग्लास, ठीक है। प्रिज्म तो ग्लास का ही होगा ना, ठीक है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड हो जाएगी किधर, नॉर्मल की तरफ। ये हमारा नॉर्मल है सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, ऐसे गई ऐसे बेंड हो गई। अब डेंसर से जा रही है रेयर, तो ये हमारा नॉर्मल हुआ सरफेस के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल से अभी हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो बनता है, इस तरह से ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट मतलब जो इमर्ज हो गई, निकल गई, ठीक है। अब सुनिए, अगर लाइट में ग्लास नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन लाइट गई है ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है डी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। भाई अगर मान लीजिए ग्लास नहीं होता तो लाइट ये सीधी निकल जाती ना ऐसे, लेकिन लाइट जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इतना ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, यही मैंने बताया है, ठीक है। अब लाइट अगर 7 कलर्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, प्रिज्म से, तो इस फेनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। और इसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायोलेट, इसको बोलते हैं वी विग्योर। क्या बोलते हैं, वी विग्योर, यानी वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो वायोलेट कलर का रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो बेंडिंग भी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। रेड कलर का जो बेंडिंग है वो सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ऊपर है वो, ठीक है। बेंड ही नहीं हो रहा वो उतना। अब ये ऐसे कैसे होता है, तो देखिए ये जो वेवलेंथ होती है, वेव की लेंथ, ये लाइट होती है हमारी वेव की फॉर्म में आती है, और इसकी जो लेंथ होती है, यानी जो वायोलेट की लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। और जब मैक्सिमम होगी तो जो बेंडिंग होगी वो ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम है तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, और अगर वेवलेंथ मिनिमम है जो कि रेड की होती है तो बेंडिंग सबसे कम होती है, ठीक है। अब ये जो बैंड बन रहा है 7 कलर्स का, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्लियर। चलिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। यानी रेड कलर सबसे कम बेंड होता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। अब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही वायोलेट जो होता है उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है, ठीक है। अब वेवलेंथ कम होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बेंड होगा। तो रेड कलर इज़ द लीस्ट डेविएटेड कलर
एंड वायोलेट कलर आर द मोस्ट रेडिएटेड कलर ड्यू टू स्मॉल वेवलेंथ। क्लियर। अब आइजैक न्यूटन ने एक और परफॉर्म किया जो आपका एक्सपेरिमेंट है कि अगर ये प्रिज्म है और इसके आगे एक और उल्टा प्रिज्म रख दें, अगर यहाँ से हम वाइट लाइट पास करें तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, विविग्योर। अब इसको उल्टे प्रिज्म से हम अगर वो करें, गुजारें, तो फिर दोबारा से ये लाइट जो है वाइट कलर में आ जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी हमें। तो इससे ये पता लगता है कि वाइट कलर से ही ये 7 कलर्स निकले हैं, क्योंकि दोबारा से हमें क्या मिल गई, वाइट लाइट मिल गई। ठीक है, ये सर आइजैक न्यूटन ने दोबारा से इसका एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब बात करते हैं रेनबो। तो देखिए हमारे जो एटमॉस्फेयर में है उसमें रेन ड्रॉप्स होती है जब बारिश पड़ती है। ठीक है, तो जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट वाइट कलर, ठीक है, और वाइट लाइट रिफ्लेक्ट होके जब रेन ड्रॉप पे पड़ती है तो यहाँ होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो इसको वैसे तो बाहर जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट अपने रेन ड्रॉप के अंदर ही बेंड हो गई, जैसे रिफ्लेक्शन हुआ हो इसका। तो इस फेनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये फेनोमेना आपके में है नहीं, पर इतना समझ लीजिए कि रिफ्रैक्शन ना होके लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाए, उसी को बोलते हैं हम TIR। ठीक है, तो देखिए सनलाइट पहले रेन ड्रॉप पे आई, फिर इसका रिफ्रैक्शन हुआ, फिर वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, और उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ हम जो विजिबल लाइट है उसमें 7 कलर्स को देख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेनबो। इट इज़ द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। ये भी ध्यान रखिएगा, जिधर सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो दिखाई देगा। इसमें कौन कौन से फेनोमेना इन्वॉल्व हैं? डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ कहानी कैसे बेंड होता है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से अगर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखिए हमारे आजू बाजू क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो इसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इससे कौन कौन से फेनोमेना में देखने को मिलते हैं? एपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द हॉट ऑब्जेक्ट ऑफ फायर। देखिए अगर किसी फायर के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमें फ्लिकर करता हुआ दिखता है वो। ठीक है, स्टार नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। तो हॉरिजन के आसपास के जो स्टार्स होते हैं वो हमें थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं, हायर पोजीशन पे दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे सन है हमारा एक स्टार। एपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क, तो सन डिस्क की जो चमक है वो फ्लैटर करती हुई दिखती है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये सब हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हॉट ऑब्जेक्ट, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये अंगीठी जली हुई है आपके घर में और यहाँ से जो लपटें निकल रही हैं। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आप इधर खड़े होकर देख रहे हैं आप पीछे वाले ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आप उधर देख रहे हैं इस साइड में, तो यहाँ आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये फ्लिकर करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी आंख पे जो लाइट आएंगी वो इस फ्लिकर, इस हॉट एयर से गुजरते हुए आपकी आंखों तक आएंगी। तो उससे क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये कि जब लाइट हॉट एयर से गुजरती है तो हॉट एयर एक रेयर मीडियम का काम करती है और कोल्ड एयर एक डेंस मीडियम का काम करती है। ठीक है, तो जब भी लाइट ठंडे मीडियम से गर्म मीडियम में आती है तो वो डेंसर से रेयर में आती है। ठीक है, अब फिजिकल कंडीशंस आपको पता होगी एटमॉस्फेयर की कांस्टेंट नहीं है, हर वक्त बदलती रहती हैं। कभी ठंडा मौसम, कभी गर्म मौसम, कभी ठंडा मौसम, कभी गर्म मौसम। ठीक है, तो जो लाइट हमारी आंखों पर आएगी वो ऑब्वियसली कई बार रिफ्रैक्शन होते हुए आएगी, और जब लाइट कई बार रिफ्रैक्शन के बाद आएगी तो ऑब्जेक्ट हमें एक जगह दिखाई नहीं देगा, कभी कहीं दिखाई देगा, कभी कहीं दिखाई देगा। इस वजह से हमें वो फ्लिकर करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ही जब एक स्टार है, जब हमारी आंखों पे लाइट आती है तो बेंड होती हुई आती है, क्योंकि नीचे आने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है, क्योंकि नीचे ठंडक बढ़ती जाती है। ठीक है, तो लाइट जो है वो जब तक नीचे आती है तो बेंड होती हुई आती है, लेकिन हम तो सीधा देख सकते हैं। अगर हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो हमें जो स्टार है वो यहाँ दिखाई देगा, यानी अपनी रियल पोजिशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एक टैगलाइन भी है, द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट। इसको याद रखिए बस। ठीक है,
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मैं बता चुका हूँ कि जब लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो वो कई जगह से बेंड होते हुए आती है ऐसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए कभी यहाँ देखेगा, अब इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, कभी यहाँ देखेगा, कभी यहाँ देखेगा, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो कभी यहाँ देखेगा, तो ऑब्वियसली ये फ्लिकर करता हुआ हमें ऐसे करके फ्लिकर करता हुआ देखेगा। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आप उसको पढ़ के दिमाग में भर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। लाइट का छिटकना बाय द क्लोडेड पार्टिकल्स। लाइट का छिटकना, भाई कोई ऑब्जेक्ट हमें तभी तो दिखेगा जब लाइट उससे छिटकेगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा स्काई में ब्लू कलर स्कैटर होता है तो हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अब ये भी स्कैटरिंग जो होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, यानी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी कम होगी, और वेवलेंथ जितनी कम होगी स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसकी स्कैटरिंग भी कम होगी। तभी देखा होगा आपने जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं ताकि वो स्कैटर कम हो, और स्कैटर कम होंगे तो दूर से विजिबल हो जाएंगे हमें, ठीक है। टिंडल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए आप बहुत अंधेरे कमरे में हैं और आपने देखा होगा वहाँ अगर विंडो हो या दरवाज़ा हो तो उसकी झर्रियों में से लाइट पतली पतली बहुत झर्री होती हैं, उनमें से लाइट जब आती है तो उसका पाथ हमें विजिबल हो जाता है। उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कलर स्कैटरिंग कैसे कैसे होती है, तो देखिए फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं, मीडियम वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेड कलर को स्कैटर करते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सारी कलर्स को स्कैटर करते हैं, मतलब वाइट लाइट को ही वो स्कैटर करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो देख लेते हैं। एंगल साइंस आर मेड इन रेड कलर, तो मैं बता चुका हूँ रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है इसलिए उसकी स्कैटरिंग कम होगी, इसलिए वो दूर से विजिबल हो जाएगी, इसलिए जितने भी एंगल साइंस होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, रेड कलर के। स्काई को मैं बता ही चुका हूँ क्योंकि स्काई में बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो किस लाइट को स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को, और ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे तो स्काई किस कलर का दिखाई देगा हमें, स्काई हमें किस कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का इन अ क्लियर डे। क्लाउड अपीयर्स वाइट, क्यों, तो देखिए क्लाउड हमारे जो अर्थ है उसके पास के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, यहाँ बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स। तो बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी लाइट को स्कैटर करते हैं, और जब सभी लाइट स्कैटर होंगी तो हमें किस तरह की लाइट दिखेगी, वाइट लाइट, इसलिए हमें जो क्लाउड है वो वाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है। कलर ऑफ सन अपीयर्स रेड डरिंग सनसेट एंड सनराइज, तो आपने देखा होगा जब सूरज निकल रहा होता है या छुप रहा होता है तो रेड कलर का दिखाई देता है, तो क्योंकि वो हमारे ओरिजिन पे आ जाता है, और जब हमारे ओरिजिन पे आ जाता है वो अर्थ के ओरिजिन पे, तो वहाँ से आने वाली लाइट जो है वो रेड कलर जो है वो स्कैटर होता है, क्योंकि जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो रेड कलर को स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें वो रेड कलर का शो होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।